MA उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र छठा भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का प्रकरण है, टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। मित्रों, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है और ये उसकी प्रेरणा भी है और उसकी आधारशिला भी है। हमारे जो संविधान के समस्त प्रावधान है वो प्रस्तावना में निहित है और कानून की दृष्टि से प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु व्यवहार में यही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्गनिर्देशन करने वाला प्रकाश स्तंभ है। कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का कानून की दृष्टि से अंग नहीं है, किंतु प्रस्तावना से हमारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मार्गनिर्देशन मिलता है। संविधान की प्रस्तावना मैं आपको बताऊं, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। संविधान में कैसे महत्व का पहला बिंदु आता है कि संविधान की प्रस्तावना शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है कि देश का शासन कैसा है, यानी लोकतंत्रात्मक है या स्वेच्छाचारी तंत्र है। तो ये संविधान की प्रस्तावना से ही पता लग जाता है। दूसरा महत्व है कि प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है, यानी शासन का लक्ष्य क्या है, लोकहित है या नहीं है। इसी तरह से तीसरा इसका महत्व आता है, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है, यानी शासन करने वालों को क्या कर्तव्य है, उनके क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना होगा, इसका बोध जो कर्तव्य बोध दायित्व बोध जो है वो ये प्रस्तावना करवाती है। चौथा इसका महत्व आता है कि जटिल परिस्थितियों में प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान के क्या उद्देश्य लिखे गए हैं, हमारे संविधान निर्माताओं की क्या मंशा थी हमारे देश को शासन को चलाने और बनाने की। पांचवा इसका महत्व है कि प्रस्तावना संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, यानी प्रस्तावना से ये पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और छठा इसका महत्व है, संविधान की प्रस्तावना एक निचोड़ और संक्षिप्त रूप है, संविधान का निचोड़ है, उसका सार है और ये संविधान की प्रेरक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण लेख है। यानी एक बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि क्या कर रहा है, संविधान की आत्मा हम इसे कह सकते हैं, समूचे संविधान की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है मैं आपको बताऊं। हमारा जो संविधान जब बना था तो संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया था वो मैं आपको बता देती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो उससे भी संविधान में कुछ शब्दों को और जोड़ा गया। तो इस तरह से संविधान की प्रस्तावना जो है, मूल प्रस्तावना और उसके बाद जो प्रस्तावना बनती है मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रस्तावना आप ध्यान से सुने, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं कि जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में इनको सम्मिलित किया गया, जोड़ा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी संविधान की प्रस्तावना जो 42वें संविधान संशोधन के पश्चात बनी है। और उससे पहले यानी 3 शब्द जोड़े गए हैं, उससे पहले जो है इसमें ये शब्द नहीं थे, जैसे एक तो समाजवादी शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया है और इसी तरह से एकता तथा अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो है, इस तरह से ये शब्द इसमें जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना से हम इसके मुख्य लक्षण और विशेषताओं को देख सकते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में पहला आता है, संविधान का स्रोत जनता है।
प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द ये इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है और भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, भारत को यानी हम भारत के लोग, संविधान सभा के लोग कौन थे? हम भारत के लोग पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए ये सब जनता इसमें सम्मिलित है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से संविधान का स्रोत जनता है। दूसरी विशेषता है शासन के उद्देश्यों की घोषणा। प्रस्तावना में भारतीय शासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के उद्देश्यों की घोषणा की गई है। प्रस्तावना के द्वारा सरकार के लक्ष्यों को इंगित करके यह अपेक्षा की गई है कि वह उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी। प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। संविधान के जो निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है। जब तक भूख के भय से, अज्ञान के अंधकार से, आवास के अभाव से, बुनियादी यातनाओं एवं आतंक से, शोषण, अत्याचार, लाचारी, विवशता से इस देश के करोड़ों लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वाधीनता अधूरी स्वाधीनता ही रहेगी। इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर भारतीय संविधान की नींव रखी। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये है कि हम पूरी तरह से सार्वभौम हैं, यानी हम आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वतंत्र है। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न ही किसी बाहरी शक्ति का। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। चौथी विशेषता या लक्षण है लोकतंत्रात्मक संविधान। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया। देश में जनता के द्वारा राजशक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजशक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा और राज्य की सीमा में निवास करने वाले समस्त स्त्री पुरुषों को समानता प्राप्त होगी। भारत ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होगी और समाज में आर्थिक शक्ति का समता युक्त वितरण होगा ताकि किसी भी वर्ग का शोषण न हो। यह है लोकतंत्रात्मक संविधान। पांचवी इसकी विशेषता है ये गणराज्य है। कैसे? लोकतंत्रीय गणतंत्र में हमारे यहाँ लोकतंत्रीय गणतंत्र है। इसमें क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। अर्थात गणतांत्रिक राज्य में राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद जनता द्वारा निर्वाचन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये इंगित करती है कि भारत में राज्य का मुखिया कोई वंशानुगत राजा नहीं अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। इस तरह से राष्ट्रपति पद पर कोई भी नागरिक पहुंच सकेगा। तो ये गणराज्य है, यानी यहाँ राजतंत्र नहीं है, राजा नहीं है, यहाँ पर गणराज्य है, राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगली विशेषता है न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विशिष्ट महत्व है, उल्लेख किया गया है इसका। हमारे संविधान निर्माता इस बात से भलीभांति परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की धारणा में या उसकी स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त न्याय भी बहुत अनिवार्य है। न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि की जा सकती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना में प्रयास करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। अब हम स्पष्ट करें कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच में जाति, वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए। कोई किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, कोई भेद नहीं होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के जो अवसर है वो उपलब्ध होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए, समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। और राज्य का ये भी दायित्व हो जाता है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके, यानी कमजोर हैं, कोई
आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भी दुर्बल वर्ग हैं उनके शोषण को रोके और उनके विकास के लिए क्रियाशील हो। ये था सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए। मित्रों, उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और प्रबंध। ये 5 तत्व माने जाते हैं उत्पादन के साधनों पर। ऐसा नहीं हो कि किसी वर्ग विशेष का ही नियंत्रण हो, जबकि उचित न्यायोचित वितरण होना चाहिए और धन संपदा केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न होनी चाहिए। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बंटा हुआ हो कि जिससे आज सामाजिक हित या सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी सबका हित होना चाहिए, सामाजिक हित होना चाहिए, सामूहिक हित होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इन नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, शहर का या गांव का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई हो। मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर ही होगा और राज्य में अभिजात्य वर्ग को विशिष्ट रियायतें सुलभ नहीं होंगी। यानी ऐसा नहीं होने कि कोई पैसे वाले लोगों को तो कोई 2 वोट देने का अधिकार हो, बाकी सबको 1 वोट देने का अधिकार हो, ऐसा नहीं होगा, या कोई और उनको छूट मिली हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये थी न्याय, जो कि विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। 7वीं विशेषता है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। स्वतंत्रता से तात्पर्य है नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में जैसे विचार अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना, संपत्ति रखना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, और मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, ये सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना, ये राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। तो भारतीय नागरिकों को दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 8वीं विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी विशेष पंथ को प्रोत्साहन नहीं देता और न किसी पंथ के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। ऐसा राज्य क्या करता है, धर्म को एकदम से निजी वस्तु मानता है, व्यक्तिगत वस्तु मानता है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्म की उपासना और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी प्रदान किया गया है। इस तरह से ये पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है। अगली विशेषता आती है समानता या समता। समानता से तात्पर्य है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को देश के शासन विधान में समान भाग मिलना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये है समानता। और अंतिम विशेषता या लक्षण है राष्ट्रीय एकता। हमारी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। भाषा, जाति या अन्य किसी भी प्रकार की विविधता होते हुए भी हमारा पूरा भारत एक राष्ट्र है। और प्रस्तावना का महत्व तो इसलिए भी और अधिक हो जाता है कि इसमें उन 2 विशेष आधारों पर बल दिया गया है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। यानी ऐसे 2 आधार बताए गए हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। पहला है, प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया गया है। तो व्यक्ति को लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए राष्ट्रीय एकता को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना की जागृति व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना से संबंधित है, परंतु व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना राज्य एवं समाज में उसके महत्व को स्वीकार करने पर निर्भर है। यदि राज्य तथा समाज में व्यक्ति को उसकी उन्नति, उचित प्रतिष्ठा तथा अधिकार प्राप्त है, वह स्वाभाविक है कि नागरिक के रूप में देश के प्रति उसकी आस्था बनी रहेगी। यानी हम व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर देंगे, समानता पूर्वक देंगे, अन्याय शोषण से बचाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ होगी, जागृत होगी। और दूसरा आधार ये भी माना जाता है कि समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की स्वीकृति राज्य तथा समाज में नागरिकों के मध्य बंधुत्व या स्नेह की भावना प्रज्वलित करेगी। यानी व्यक्ति को यदि अवसर मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो भी क्या करेगा, आपस में बंधुत्व की भावना रखेगा, स्नेह की भावना रखेगा, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत होगी। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके ये
विशेष लक्षण या विशेषताएं हैं।